नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपके लिए इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। राजस्थान हिस्ट्री में हमने पीछे के वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे जोधपुर रियासत की, मारवाड़ रियासत की हम चर्चा कर रहे थे और मारवाड़ रियासत के महत्वपूर्ण शासकों की हमने चर्चा की थी और हमने समझा था जसवंत सिंह तक का इतिहास हमने समझा था। राव गंगा से स्टार्ट किया था और जसवंत सिंह के तक के इतिहास को हमने समझा बारीकी से। देखो, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब के शब्द थे कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। ये इसका कहने का कारण ये था, पहली बात तो ये थी कि जसवंत सिंह औरंगजेब का कट्टर दुश्मन था, विरोधी था। और दूसरा, औरंगजेब के मुंह में लड्डू इसलिए फूट रहे थे क्योंकि जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई थी 1677 ईस्वी में अफगानिस्तान में, तो उस समय उसके कोई पुत्र जीवित नहीं था। तो इस स्थिति में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। तो क्या जसवंत सिंह के बाद किस प्रकार शासक बने और उनका क्या इतिहास रहा, उस चीज को आज के वीडियो में समझेंगे। तो देखो, जसवंत सिंह के बाद में जो शासक बने थे उनका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह शासक बने थे 1678 में शासक बने और इनका कार्यकाल रहा 1724 तक। लेकिन 1678 में उत्तराधिकारी तो अजीत सिंह थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 1678 से लेकर 1707 तक 30 वर्ष तक जो मारवाड़ रियासत थी उसमें युद्ध की स्थिति रही। क्योंकि इस 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब जब तक जीवित रहा तब जोधपुर में एक अफरा तफरी का माहौल रहा। दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह के साथ में एक लंबा संघर्ष देखने को मिलता है 1678 से लेकर 1707 के मध्य। आज हम इसी 1678 से लेकर 1707 तक का जो संघर्ष था उसको हम समझेंगे। तो देखो, मैं बता रहा था कि अफगानिस्तान में एक जगह है जमरूद, वहां 1777 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई और जसवंत सिंह के उस समय कोई भी उत्तराधिकारी या पुत्र नहीं था। लेकिन जब मृत्यु हुई तो उनकी दो रानियां थी जो प्रेग्नेंट थी। एक का नाम था जादम और एक का नाम था नरुकी। जादम और नरुकी वहां अफगानिस्तान में थी और अफगानिस्तान से वापस आ रही थी जोधपुर के लिए। और बीच रास्ते में इन दोनों रानियों की, जो नाम बता रहा हूं जादम और नरुकी, इन दोनों रानियों के दो पुत्र हुए एक साथ। एक पुत्र का नाम रखा गया अजीत सिंह और एक का नाम दलथमन, जो थोड़े दिन बाद में मर गया था, कोई मोस्ट नहीं था। अब जब औरंगजेब को यह खबर मिली 1678 में, तो उससे पहले औरंगजेब ने जो जोधपुर था, जोधपुर रियासत थी, वो एक व्यक्ति को दे दी थी जिसका नाम था इंद्र सिंह। ध्यानपूर्वक समझना, इंद्र सिंह, कि भाई मुझे तो पैसे दे दो, आप संभालो, आपका काम संभालो। लेकिन जो ही औरंगजेब को पता चला कि इनके दो पुत्र हुए हैं तो उन दोनों को और दोनों रानियों को औरंगजेब ने कहां बुला लिया? दिल्ली। जोधपुर जाने ही नहीं दिया और औरंगजेब ने कहा कि ये दोनों उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। जब जोधपुर के राठौड़ों का दबाव पड़ा तो औरंगजेब ने कहा कि चलो ठीक है, अभी तो इनका लालन पालन यही करूंगा मैं, और जब ये बड़े हो जाएंगे, 20 साल के राजकाज संभालने लायक हो जाएंगे, तब इनको राजा बना दूंगा या आपको जागीर दे दूंगा मैं। लेकिन राठौड़ों के मन में ये थी कि औरंगजेब पर विश्वास नहीं किया जा सकता और ये कभी भी इनकी हत्या कर सकते, क्योंकि एक पुत्र पहले मर गया, केवल और केवल जीवित बचा अजीत सिंह। अब दिल्ली में एक व्यक्ति थे उस समय जो राठौड़ों के काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिसकी चर्चा हम करेंगे। उनका नाम था दुर्गादास राठौड़। और दुर्गादास राठौड़ ने अपने साथियों के साथ इस अजीत सिंह को और इन दोनों रानियों को दिल्ली से निकालकर जोधपुर की तरफ भाग गए थे। और इस काम में एक महिला ने बड़ा त्याग किया था जिसका नाम था गोराधाय। याद रख लेना, गोराधाय, जिन्होंने अजीत सिंह की जगह अपने बेटे को, जैसे आपने पन्ना धाय की कहानी सुन रखी है, तो सेम मेवाड़ में पन्ना धाय थी, वैसे ही मारवाड़ में थी गोराधाय, जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह की जान बचाई थी। और दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, छोटे से बच्चे को लेकर, ये आशा लेकर कि ये बड़ा होकर जोधपुर का शासक बनेगा और इसी से सारा का सारा वंश टिका हुआ है, तो इसको लेकर वहां से भागकर सिरोही चले गए। और सिरोही में बड़े अज्ञातवास में इनको पाला गया, अजीत सिंह को। सारा का सारा काम दुर्गादास संभाल रहे थे, दुर्गादास संघर्ष कर रहे थे अजीत सिंह के लिए। सिरोही में इनको रखा गया। उसके बाद में कुछ समय के लिए अजीत सिंह को मेवाड़ में रखा गया। अब देखो, 1678 की कहानी समझते हैं। 1678 के बाद में जब दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर चले गए
तो दुर्गादास राठौड़ बड़ी वीरता से औरंगजेब के ठिकानों पर हमला करने स्टार्ट कर दिए। राठौड़ों ने औरंगजेब का बड़ा तगड़ा विरोध किया। जहां भी मौका मिला दुर्गादास राठौड़ अपने साथियों के साथ औरंगजेब पर हमला करते थे, औरंगजेब की सेना पर हमला करते थे। तो औरंगजेब परेशान हो गया। 2 साल बाद में 1680 की कहानी है। 1680 में औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था, देखो औरंगजेब के वैसे 4 पुत्र थे जिसका जिक्र करूंगा मैं। औरंगजेब के 4 पुत्र थे। एक का नाम था अकबर, एक का नाम था कामबख्श, एक का नाम था मुअज्जम और एक का नाम था आजम। 4 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र था अकबर। इस अकबर को जोधपुर पर नियंत्रण करने के लिए, दुर्गादास राठौड़ पर नियंत्रण करने के लिए एक विशाल सेना के साथ हमला करने के लिए भेजा। अब देखो अकबर को भेजा, लेकिन उधर दुर्गादास और मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। वो भी क्या थे? औरंगजेब के कट्टर विरोधी थे। तो एक तरफ दुर्गादास और एक तरफ राज सिंह की साठगांठ थी। और इधर औरंगजेब ने 1680 को अकबर को वहां भेजा। इस मौके का फायदा उठाकर मेवाड़ के राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ ने अकबर को समझाया कि यार तू हमसे क्यों लड़ रहा है, तुझे तो राजा बनना चाहिए, तू तो इतना सुंदर है, इतना योग्य है। तो अकबर को उन्होंने ये समझा लिया और अपनी तरफ मिला लिया और अकबर को राजा घोषित करवा दिया। अर्थात अकबर ने विरोध कर दिया, किसके कहने से? राज सिंह के और दुर्गादास राठौड़ के। यह खबर जब औरंगजेब को लगी तो औरंगजेब ने सोचा कि यार मैंने तो एक बेटा फिर खो दिया, बेटा विरोधी हो गया, बेटा तो खुद राजा बना फिर रहा है। अब इसके लिए तीनों की सेनाएं, मेवाड़ की सेना, उधर दुर्गादास राठौड़ और अकबर, तीनों ने मिलकर औरंगजेब से युद्ध करने की ठानी। और उधर से औरंगजेब भी सेना सहित इनसे युद्ध करने के लिए आया। औरंगजेब बड़ा खतरनाक चालाक बदमाश आदमी था। बिना युद्ध करे कभी कभी जीत जाता था। चालबाज, जैसे कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद से युद्ध जीते, तो वो साम दाम पहले अपना लेता था। तो जब इन तीनों का, राज सिंह का, दुर्गादास राठौड़ का और अकबर की साठगांठ हो गई और युद्ध की तैयारियां चल रही थी, तो उस समय अकबर, औरंगजेब ने, जो दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह थे, युद्ध कैंप में उनके सामने कुछ लेटर डलवा दिए। और लेटर में लिखा क्या कि बेटा औरंगजेब, तूने बहुत बढ़िया काम किया है, मेरे दोनों दुश्मनों को तू युद्ध भूमि में ले आया और मैं इनको मार दूंगा, ये बहुत अच्छा काम किया। ये लेटर जब राज सिंह ने और दुर्गादास राठौड़ ने पढ़ा तो उनके दिमाग सुन्न हो गया कि यार ये जो अकबर है ये अपनी सहायता कर रहा है, अपने बाप की सहायता कर रहा है। तो ये युद्ध भूमि से चले गए। जैसे मालदेव की कहानी में सुना था आपने, मालदेव शेरशाह स्टोरी वाली कहानी में भी यही तो हुआ था। वापस चले गए औरंगजेब, अकबर पीछे पीछे उनके चला गया। उन्होंने कहा कि मेरा बाप बदमाश है, बाप बहुत बदमाश है, उसका करा रहा है सारा काम, आपने मुझ पर शक किया, गलत किया। लेकिन उसी समय को उन्होंने सोचा कि वापस हम युद्ध करेंगे। लेकिन उसके बाद में कुछ समय बाद में राज सिंह की मृत्यु हो गई और उनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। अब इधर जो अकबर था, अकबर के पीछे औरंगजेब लगा और अकबर भागकर हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और वो फारस चला गया। अकबर की कहानी खत्म हो गई, वहां एक उत्तराधिकारी खत्म। अब देखो दुर्गादास राठौड़ की चर्चा चल रही थी। अकबर के 2 पुत्र और एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था बुलंद अख्तर और पुत्री का नाम था सफिया तुनिशा। अकबर जब फारस चला गया तो दुर्गादास राठौड़ के पास अपने पुत्र और अपनी पुत्री, पुत्र का नाम बुलंद अख्तर और रफिया तुनिशा को, जो छोटे छोटे थे, इनको दुर्गादास राठौड़ को संभाल के गया कि आप ही जानो, मेरे पिता पे भरोसा किया नहीं जा सकता, आप संभालो इनकी, आप परवरिश करना। दुर्गादास राठौड़ ने बहुत अच्छी परवरिश की इन दोनों की, बहुत अच्छी परवरिश की। उर्दू पढ़ाई, उनको नमाज करवाते थे, सारी धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, कुरान की शिक्षा दी। अच्छा, मतलब हिंदू होते हुए भी उन्होंने धार्मिक भेदभाव न करते हुए इन दोनों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाई। अब देखो उधर औरंगजेब भी क्या था, औरंगजेब को भी ये लग रहा था कि यार मेरे 2 पोते हैं, एक पोता और एक पोती है, वो दुर्गादास राठौड़ के पास है। और उसी समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ईश्वरदास नागर, जो कि औरंगजेब का दरबारी कवि था। ईश्वरदास नागर, इसने बीच में एक समझौता करवा दिया दुर्गादास राठौड़ और औरंगजेब के मध्य।
ये जो समझौता हुआ था, ये समझौता हुआ था 1695-96 में। कब की बात है? 1695-96 की बात है। 95-96 में ये समझौता करवाया ईश्वरदास नागर ने औरंगजेब और वीर दुर्गादास राठौड़ के मध्य। और जब इनको लेकर दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के पास गया और जब औरंगजेब ने इनसे पूछा कि आपकी परवरिश कैसे की, तो जब इनकी उर्दू देखकर, इनकी धार्मिक शिक्षाएं देखकर, इस्लाम की शिक्षाएं देखकर औरंगजेब बड़ा प्रसन्न हुआ कि यार दुर्गादास तो दुर्गादास ही महान आदमी है कि इनको इतने दिन रख लिया फिर भी इन्होंने धार्मिक शिक्षाएं, क्योंकि औरंगजेब तो कट्टर आदमी था। तो बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने 1695-96 में समझौता कर लिया। किससे? वीर दुर्गादास राठौड़ कह दो या अजीत सिंह कह दो। लेकिन फिर भी शासक नहीं बनाया अजीत सिंह को, केवल छोटी मोटी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था दुर्गादास राठौड़ ने, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारी सारी परवरिश किसने की थी? दुर्गादास राठौड़ ने। तो दुर्गादास राठौड़ को कुछ छोटी मोटी रियासतें, छोटे मोटे ठिकाने दे दिए, अजीत सिंह को भी छोटे छोटे ठिकाने दे दिए। कुछ नाम मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है। तो देखो, जालोर सांचौर का परगना जो था वो अजीत सिंह को दे दिया गया। इसके अलावा जेतारण, मेड़ता और नागौर का क्षेत्र था वो दे दिया गया आपके दुर्गादास राठौड़ को। 1695-96 में ये समझौता हो गया, लेकिन शासक नहीं रहे। उसके बाद में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु होते ही जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे अभी भी शासक नहीं बने, फुल फ्लेश शासक नहीं बने। तो औरंगजेब के, मैं कह रहा था कि 4 पुत्र थे। एक का नाम था, ध्यानपूर्वक समझना, जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी संघर्ष में आप समझोगे, एक का नाम था मुअज्जम। निरा देता हूं, पहले मैं उत्तराधिकार संघर्ष को थोड़ा समझ लेते हैं। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, जिनमें एक का नाम था मुअज्जम, एक का नाम था आजम, एक का नाम आपने पढ़ रखा है अकबर, और चौथे का क्या नाम था? चौथे का नाम था कामबख्श। ये मैंने अभी चर्चा की थी आपसे, कामबख्श। ये 4 पुत्र थे औरंगजेब के। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। अब देखो, अकबर तो मैंने बताया कि फारस चला गया था, काम निपट गया। कामबख्श राजा बनने की इच्छा ही नहीं था, मस्त मौला था, नाम कामबख्श था, लेकिन काम करता नहीं था कि मैं तो मस्त। 2 बचे, मुअज्जम और आजम। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष चालू हो गया। इस मुअज्जम को बोलते हैं बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम था? बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बना था ये बाद में, बहादुर शाह प्रथम। अब देखो, मुअज्जम और आजम की कहानी क्या हुई। इनके मध्य एक युद्ध हुआ था 2 जून 1707 को, जिसको बोलते हैं जाजवा का युद्ध। 2 जून 1707 को महत्वपूर्ण युद्ध, जाजवा का युद्ध, जाजवा का युद्ध। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जाजवा, वहां युद्ध हो रहा था मुअज्जम और आजम के। तो उधर जो अजीत सिंह थे, इस उत्तराधिकारी संघर्ष में राजा तो नहीं बना रखा था, मान्यता दे ही नहीं रखी थी, तो अजीत सिंह ने किसी का साथ नहीं दिया। लेकिन उधर जयपुर, आप जयपुर रियासत में आपको पढ़ाऊंगा, तो जयपुर रियासत में उस समय थे जय सिंह शासक। तो जय सिंह ने किसका साथ दिया? इसका। और जय सिंह का भाई था विजय सिंह, उसने साथ दिया था इसका। युद्ध में जीत गया मुअज्जम। तो मुअज्जम जीतने के बाद में किस नाम से शासक बना? 1707 में बहादुर शाह प्रथम से। तो बहादुर शाह प्रथम से शासक बनते ही इन्होंने कहा कि यार ठीक है, अजीत सिंह आदमी ठीक है यार, कम से कम मेरे विरोधी का साथ तो नहीं दिया। तो उसके बाद में उन्होंने अजीत सिंह को अपने दरबार में बुला लिया और एक तरह से मान्यता दे दी अजीत सिंह को शासक बनने के। अब पूरी मान्यता नहीं थी कि जोधपुर में आप शासन संभालो, उसके एक सामंत टाइप मान्यता दे दी। अब इधर देखो, अजीत सिंह जो कि बेचारा राजा होते हुए भी राजा नहीं था, और उधर जयपुर में जय सिंह की बात करूं तो जय सिंह भी राजा होते हुए भी राजा नहीं था, क्योंकि विजय सिंह को बना दिया। तो एक बार इन दोनों को ही बहादुर शाह ने अपने दरबार में बुला लिया, और एक बार एक सैनिक अभियान पे ये दोनों साथ साथ जा रहे थे। तो साथ साथ जाते जाते हालचाल पूछ ही लेते हैं घर के, भाई तुम्हारे क्या हालचाल है, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है। दोनों साथ साथ घोड़े पे बैठे बैठे जा रहे थे। तो दोनों ने कहा कि यार हालचाल तो पतले ही है, राजा मैं होता। जय सिंह ने भी यही कहा और अजीत सिंह ने भी कहा कि यार राजा मैं होना चाहिए लेकिन हूं नहीं। तो दोनों की हालत एक सी थी। तो दोनों ने कहा कि यार एक
क्यों ना हम दोनों मिलकर प्रयास करें और वापस राजगद्दी प्राप्त करें। इसीलिए एक जो समझौता हुआ था उसको बोलते हैं देबारी समझौता। देबारी समझौता हुआ था। देबारी समझौता में बहुत महत्वपूर्ण समझौता था, जिसमें जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह, जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह और उदयपुर के शासक थे अमर सिंह सेकंड। इन तीनों के मध्य एक समझौता हुआ जिसको देबारी समझौता बोलते हैं। देबारी समझौते के अलग से हम चर्चा करेंगे। अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी चंद्र कंवरी, और यह डिसाइड हुआ कि सवाई जय सिंह के साथ इसकी शादी होगी और शासक उसका पुत्र ही बनेगा। तो यह देबारी समझौता हुआ। इस देबारी समझौते से बहादुर शाह जफर को लगा कि यार तीनों बड़े बड़े शासक एकजुट हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको, यदि आप मुझसे माफी मांग लोगे तो मैं आपको शासक बना दूंगा। उसके बाद में जयपुर का भी शासक चेंज कर दिया गया और इसके अभय सिंह को भी जोधपुर का शासक स्वीकार कर लिया गया। तो देवबारी समझौता भी हुआ था। अब देवबारी समझौते के बाद में बहादुर शाह के बाद में एक शासक बने थे फर्रुखसियर। दिल्ली में बहादुर शाह के बाद में शासक बने फर्रुखसियर, याद रख लेना, फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर शासक बनते ही फर्रुखसियर ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया, और जोधपुर पर आक्रमण किया तो अभय सिंह ने कहा कि यार अब रोज रोज ये युद्ध लड़ने की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने अपनी पुत्री, जिसको बोलते हैं इंद्र कुंवरी, याद रखना आप मुगल राजपूत संबंधों में भी इसका महत्वपूर्ण पढ़ोगे या मुगल मारवाड़ संबंधों में आप महत्वपूर्ण पढ़ोगे, इंद्र कुंवरी का विवाह फर्रुखसियर के साथ कर दिया गया। और लोग कहते हैं कि ये अभय सिंह की पुत्री नहीं थी, किसी दासी की पुत्री है। ये भी विवाद किया, लेकिन उनकी पुत्री मान सकते हो आप। तो इंद्र कंवरी का विवाह कर दिया, क्योंकि फर्रुखसियर ने एक सेना भेजी थी हुसैन अली खां के नेतृत्व। तो ये थे अजीत सिंह के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब अजीत सिंह शासक बन गए, ठीक है, उधर अजीत सिंह का दबाव बढ़ा, उधर औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक समाप्त हो गए। उसके बाद में कमजोर शासक बने, उत्तराधिकारी बहुत कमजोर शासक थे, और अजीत सिंह की दिल्ली में इतनी दखल अंदाजी हो गई थी कि उनको शासक निर्माता कहते थे। बाद में जितने छोटे छोटे 12 महीने शासक बने, उनमें अजीत सिंह का दखल रहता था। 1724 तक अजीत सिंह का शासनकाल रहा। अजीत सिंह के शासनकाल की मैं बता रहा था कि सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे वीर दुर्गादास राठौड़। तो थोड़ी सी वीर दुर्गादास राठौड़ की कहानी मैं समझा दूं। वीर दुर्गादास राठौड़ इनसे 40 साल बड़े थे। 1638 में इनका जन्म हुआ वीर दुर्गादास राठौड़ का, और इनके पिता का नाम था आशकर्ण। पिता का नाम था आशकर्ण। अब आशकर्ण जो थे वो अजीत सिंह के पिता थे जसवंत सिंह, उनके दरबार में रहते थे। उनके मंत्री थे, एक जागीरदार थे, बड़े आदमी थे आशकर्ण। अब आशकर्ण का पुत्र था दुर्गादास राठौड़, जिनको याद रख लेना आप, कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को कहा था मारवाड़ का यूलियस, राठौड़ों का यूलियस, राठौड़ों का यूलियस कहा था। इनको मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, क्योंकि मारवाड़ का उद्धार इन्होंने ही किया था, नहीं तो मारवाड़ की स्थिति खराब हो गई थी जसवंत सिंह की मृत्यु बाद। अब देखो, आशकर्ण की जो दुर्गादास राठौड़ की पत्नी मां की आशकर्ण से नहीं बनती थी। दुर्गादास की मां जो थी उसकी आशकर्ण या अपने पति से नहीं बनती थी। तो जब दुर्गादास छोटे थे तभी आशकर्ण ने उनकी मां को और दुर्गादास राठौड़ को अपने यहां से निकाल दिया था। तो दुर्गादास राठौड़ अपनी मां के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे और वहां खेतीबाड़ी करते थे, सिंपल जीवन जीते थे। खेती का बड़ा चाव था, खेती एक जीवन का जरिया था। और कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, जसवंत सिंह के समय की घटना है कि जसवंत सिंह जब शासक थे तो जसवंत सिंह के कुछ जो रायका जाति के लोग थे, जो सेना के या राजा के जो पशु थे उनको चराने का काम करते थे। तो जब दुर्गादास राठौड़ खेती कर रहे थे, एक बार की कहानी है, दुर्गादास राठौड़ खेतीबाड़ी संभाल रहे थे, उसी समय जसवंत सिंह के कुछ आदमी ऊंट चराने के लिए उस गांव में आए हुए थे और दुर्गादास राठौड़ के खेत में ऊंटों को छोड़ दिया खुला। दुर्गादास भाग के गया तो वहां ऊंट उनकी खेती को बर्बाद कर रहे थे। दुर्गादास राठौड़, 2 आदमी खड़े, 2 ऊंट चल रहे हैं, आराम से उपास में खड़े बातें कर रहे थे। दुर्गादास राठौड़ वहां गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, यार खेत मेरा है, आप ये ऊंट क्यों चला रहे हो, मेरी फसल क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यार पागल आदमी है क्या, तो जानता नहीं है ये किसके ऊंट है, जसवंत सिंह राजा साहब का ऊंट है, और आप बना नहीं कर सकते, हम चलाएंगे जहां चलाएंगे।
दुर्गादास राठौड़ ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने दोनों। दुर्गादास राठौड़ को गुस्सा आ गया और उनमें से एक व्यक्ति की गर्दन उन्होंने वहीं तलवार से काट दी। अब दूसरा आदमी वहां से भागा भागा गया किसके पास? राजा साहब के पास। राजा कौन थे? जसवंत सिंह राजा थे। और जसवंत सिंह को कहा कि आपके राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है, एक आदमी ऐसा है जो आपका नाम लेते हुए भी आपके आदमी को मार दिया हुआ और आपको गालियां निकाल रहा है। अब देखो जसवंत सिंह ने कहा कि चलो ऐसा कौन सा आदमी आ गया जो मेरे नाम से डरना चाहिए और मुझे गालियां निकाल रहा है, तो उसको बुलाओ। तो जसवंत सिंह ने दुर्गादास को बुलाया दरबार में। उस समय जसवंत सिंह बैठे थे और जसवंत सिंह के पास ही आशकर्ण बैठे थे जो उनके पिता थे, बढ़ती नहीं थी इनकी। अब देखो आशकर्ण वहीं बैठे थे, जसवंत सिंह वहीं बैठे थे। दुर्गादास जब वहां पहुंचे तो जसवंत सिंह ने पूछा कि सॉरी क्यों किया रे, कैसे किया, ये मारने वाला काम कैसे किया? सवाल पूछ लिया कैसे किया। और वो जो दूसरा आदमी उसके पास खड़ा था, तो आपने फिल्म देखी बाहुबली, तो बाहुबली की तरह ही जसवंत सिंह के सामने ही वीर दुर्गादास राठौड़ ने उस दूसरे व्यक्ति की गर्दन काट दी। भरे महल में आशकर्ण देखता रह गया, जसवंत सिंह देखता। जसवंत सिंह बड़ा प्रभावित हुआ दुर्गादास राठौड़ से कि यार मेरे सामने कितना बहादुर लड़का है, मेरे सामने बिना डर के इसकी गर्दन काट दी। तो उसने पूछा कि किसका लड़का है, तेरे पिता कौन है? तो उन्होंने आशकर्ण की तरफ इशारा किया कि पिताजी तो मेरे ये है आशकर्ण। तो आशकर्ण की तरफ जब जसवंत सिंह ने देखा ये तेरा पुत्र है, कि कर्म तो मेरे ही फूटे, कुपुत्र मेरा ही है, आशकर्ण ने कहा। लेकिन जसवंत सिंह प्रभावित हो गए दुर्गादास राठौड़ से और दुर्गादास राठौड़ को उसी समय उन्होंने अपने मंत्री पद का दर्जा दिया और वहीं रख लिया। उसके बाद में जसवंत सिंह ने, मैंने कहानी सुनाई थी आपको अजीत सिंह के समय की, तो जसवंत सिंह ने बड़ी सेवा की थी जोधपुर की, लेकिन लास्ट समय अजीत सिंह का उस पर विश्वास नहीं रहा और दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर रियासत छोड़ने का आदेश दे दिया। उसके बाद में जोधपुर रियासत छोड़कर मेवाड़ चले गए, कुछ दिन मेवाड़ में रहे और अंतिम समय उन्होंने उज्जैन में बिताया। और आज भी वीर दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो उज्जैन में बनी हुई है। ऐसे थे वीर दुर्गादास राठौड़, जिनको मारवाड़ का उद्धारक, राठौड़ों का यूलियस भी कहा जाता है। अब देखो बात कर रहे थे हम अजीत सिंह की। अजीत सिंह की मृत्यु हुई 1724 में। 1724 में मृत्यु के बाद में 1724 में मृत्यु जो हुई उसके बाद में शासक बने अभय सिंह। देखो अजीत सिंह की जो मृत्यु है, अब अजीत सिंह की मृत्यु क्या हुई? अजीत सिंह को मारा गया था भक्त सिंह के द्वारा। तो उसके बाद में बड़े अभय सिंह, ध्यानपूर्वक समझना, अजीत सिंह की पढ़ ली, अजीत सिंह के बाद में बड़े अभय सिंह। तो महत्वपूर्ण की घटनाएं मैं बता दूं। अब ये ज्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं रहे, लेकिन कुछ चीजें आपको जो एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है वो बता देता हूं। अभय सिंह का शासनकाल रहा 1724 से 1741 तक का, और इनको बस एक ही चीज याद रखनी है कि इनके शासनकाल में एक घटना हुई थी जिसको बोलते हैं खेजड़ली गांव की घटना। आप सबको पता होगा, थोड़ा बहुत याद होगा। खेजड़ली गांव में क्या हुआ कि अभय सिंह को कोई किले का निर्माण करना था, और पहले क्या होता था, किले का निर्माण चूने से होता था। पुराने जमाने में सीमेंट तो थी नहीं, चूना होता था, और चूने के लिए बहुत सारी लकड़ियां जलानी पड़ती थी, उसके बाद में चूना पकता था। तो खेजड़ली गांव में बहुत सारी लकड़ियां थी, और उन लकड़ियों को जब काटा जा रहा था तो एक औरत थी जिसका नाम था, क्या नाम था, अमृता देवी। तो अमृता देवी ने इसका विरोध किया और पेड़ों से चिपक गई। ये कहानी तो आपको पता होगी, पेड़ों से चिपक गई, उसके बाद में मृत्यु हो गई। लगभग 363 व्यक्ति उस समय मारे गए। ये घटना थी 28 अगस्त 1730 की, याद रखना। खेजड़ली शासक थे अभय सिंह। आज भी भाद्र शुक्ला दशमी को हर साल मेला बढ़ता है, वहां अमृता देवी मेला बढ़ता है। एकमात्र मेला है ऐसा जो पशुओं पर है भाद्र शुक्ला दशमी को, और यहां एक अभयारण्य भी बना हुआ है, अमृता देवी अभयारण्य। ये तो थी अभय सिंह की कहानी। अभय सिंह के बाद में कुछ शासक बने जिनका जिक्र अपने को ज्यादा माइंड पर जड़ा नहीं है। राम सिंह बने, भक्त सिंह बने, विजय सिंह बने, मान सिंह का थोड़ा सा मैं बता दूं। मान सिंह शासक बड़े संत आदमी थे मान सिंह, और राजस्थान में बहुत सारे आप भजन भी सुनोगे। मान सिंह भक्त आदमी थे, नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे, नाथ संप्रदाय से भक्त आदमी थे। 1803 से 1843 तक शासक बने, और इन्हीं के समय 1818 में एक अंग्रेज अधिकारी था मेटकॉफ, उनसे सहायक संधि कर ली थी, अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। तो सवाल बनता है कि अंग्रेजों से सहायक संधि के समय जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? मान सिंह शासक थे। उसके बाद में जसवंत सिंह शासक बने,
और जसवंत सिंह सेकंड, ध्यान रखना, इन्हीं के नाम पर, जसवंत सिंह के नाम पर ही उनकी यादगार बनाने के लिए सरदार सिंह ने जसवंत सिंह के नाम पर ही जसवंतथड़ा बना हुआ है, तो उसका जिक्र कला साहित्य में पढ़ेंगे। तो जसवंत सिंह के समय ही 1857 की जो क्रांति हुई थी वो जसवंत सिंह के समय हुई थी। और राजस्थान का एकीकरण के समय जो शासक थे वो थे हनुमंत सिंह। तीन महत्वपूर्ण, मान सिंह के समय सहायक संधि हुई, जसवंत सिंह के समय 1857 क्रांति हुई, और हनुमंत सिंह के समय राजस्थान के एकीकरण के समय शासक थे हनुमंत सिंह। इनका जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी कहानी शानदार है। राजस्थान एकीकरण में हम पढ़ेंगे किस प्रकार पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, क्या घटना हुई थी, राजस्थान के एकीकरण में हम समझेंगे। तो तीन शासकों को और आप याद रख लेना, बाकी सारी की सारी जो मारवाड़ रियासत है वो हमने समझी और सरल भाषा में समझी। इस प्रकार इसके अलावा कोई आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज हो जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो या नहीं समझने वाली बात हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और यदि चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले। एक नए वीडियो में जिसमें हम फिर किसी राजा की रोचक कहानियों पर बात करेंगे, उसको लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।